हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली मॉर्निंग में हमारा 7 AM पे क्लास होता था पिछले वीक तक, लेकिन पिछले 4 दिन से हमारी क्लास जो है वो दिन में 1 बजे है, जो कि हम लोग कर रहे हैं बिकॉज मैं कंट्री में नहीं था। तो टाइम के गैप के अकॉर्डिंगली ये क्लास है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं। मेजर इंपॉर्टेंट यही था कि हमारी क्लास कंटिन्यू होती रहे। जो भी डेली के इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, डेली के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, चाहे वो पीआईबी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो द हिंदू हो, वो सभी हम लोग कंटिन्यू कर सकें। राइट, तो हम लोग वही कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। क्लास मैंने दिन में इसलिए शिफ्ट कर ली ताकि हमारा गैप ना आए किसी भी तरीके से, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। मुझे लगता है कि क्लास सुबह, दिन में, रात को होने से ज़्यादा ज़रूरी है क्लास रेगुलर हो जाए, सो दैट हम लोग हमारी कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन कर सकें। आप अपना दिन में आधा घंटा देते हो तो काफ़ी हेल्प है जो कि आपको मिलती है। राइट, चलिए तो आज भी यही कर रहे हैं। 14th और 15th ऑफ जून का करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं, और 2 दिन का है, संडे और मंडे का न्यूज़पेपर है। तो नियर बाय 7 to 8 आर्टिकल्स है जो कि दोनों को मिला के हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना? और ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। आवाज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ सही है। चलो ठीक है, परफेक्ट। तो आज का कोट ऑफ द डे है, ग्रोथ इज ऑफन टू क्वाइट टू बी नोटिस डेली एंड टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिनाइड लेटर। देखो, ये एक ऐसी चीज है जो कि हम सबको चाहिए ही होती है लाइफ में, समझ रहे हो? आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी है, तो आप हमेशा एक ऑब्जेक्टिव के साथ में करते हो कि ठीक है, लाइफ के अंदर ग्रोथ है जो कि आगे होती रहे आपकी। अगर आप जिम जाते हो तो आपको लगता है कि आपकी मसल बनती रहे, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आपको लगता है आपका स्टैमिना इंप्रूव होता रहे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका नॉलेज, आपके मार्क्स वो इंप्रूव होते रहे, वो ग्रोथ का पार्ट बन जाते हैं। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग बहुत डेली हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ नोटिस हो जाए, जो कि नहीं होती है। क्या एक्सरसाइज करके डेली आपकी बॉडी बन जाती है? नहीं, राइट? लेकिन हाँ, अगर आप कुछ महीनों तक, कुछ साल तक कर रहे हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी? दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसी तरीके से हमारा विज़डम भी होता है, हमारा नॉलेज भी होता है। जैसा आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, तो डेली ये कभी नोटिस नहीं होती है। डेली ना किसी और को भी नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी, किसी और का तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, हो ना हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको भी नहीं होगी। लेकिन जब इस सेम चीज़ को आप कई महीनों तक, कई साल तक करते हो ना, तब जाके इसको डिनाई करना तब इम्पॉसिबल हो जाता है। इट इज़ टू स्ट्रांग, ग्रोथ होनी ही है, उसको डिनाई किया नहीं जा सकता है। तो ये 2 पर्सपेक्टिव आपको ध्यान रखने ज़रूरी है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ये उमंग मैगज़ीन है 360, जो कि पर मंथ आपको क्लास 24 की एप्लीकेशन वेबसाइट पे मिलती है, ताकि आप अपनी वीकली मंथली जो है वो प्रैक्टिस कर सको। एग्ज़ाम से पहले आप इसको रिवाइज़ करके जाओ। आपको अमेज़िंग जो है वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और साथ में वेस्ट बंगाल के प्रीलिम्स का भी पेपर हुआ है, डब्ल्यूपीसीएस का, वो भी कवर करेंगे। एक बच्चे ने मेल पे भेजा था, तो मैंने उसको भी आज इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कल संडे की न्यूज़ थी, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर थी, जो कि ट्रम्प ने बोला है कि वी विल साइन डील टू ओपन हॉर्मुज़ टुडे। तो कल इन्होंने बोला था, हालाँकि आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं आया वापस से। तो ट्रम्प कुछ भी बोलते हैं, इनको लगता है सुबह जागो, 2 अच्छी बातें बोल दो, रात को होते-होते 2 बुरी बातें बोल दो। इसी तरीके से ईरान का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। ईरान बोल रहा है हमारा कोई अभी तक कुछ भी ऐसा फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये बीच-बीच में आके स्टॉक मार्केट ऊपर-नीचे अपने दोस्तों के लिए, बाकी सबके लिए करते रहते हैं। तो ट्रम्प की खैर बातों का सिर-पैर दुनिया ने मानना वैसे बंद कर दिया है। ये जो अटैक हुआ है ये अनजस्टिफाइड है, यहाँ पे जयशंकर जी ने रूबियो को बोला है। यहाँ पे एक और प्लेन क्रैश हो गया हमारा, 5 हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान जो है वो उनकी डेथ हो गई आसाम के अंदर, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यही है कि यहाँ पे न्यूक्लियर इश्यू जो है ना, उसके ऊपर चर्चा जो है वो लेटर स्टेज के ऊपर होगी। ये यूएस ने मान लिया है, कन्फर्म कर दिया है कि अभी हम शॉर्ट टर्म में इसको मुद्दे को नहीं ले रहे हैं। ट्रम्प ने ये भी बोला है कि कोई भी फंड हम लोग तहरीर को नहीं देंगे, जबकि ईरान के मिनिस्टर है वो ये बोल रहे हैं कि उसमें एग्रीमेंट हो चुका है। टेंशन अभी भी स्ट्रेट के ऊपर है, क्योंकि एक तो क्या है, ये इज़राइल नहीं मान रहा बिल्कुल भी। इज़राइल जो है वो लेबनान पे अटैक कर देता है बात-बात पे, और वहाँ से जो है वो ईरान खफ़ा हो जाता है, फिर वो डील वापस से अटक जाती है। तो यहाँ पर फिर भी ये बोला गया है कि यूएस और ईरान की जो एग्रीमेंट है, वो पॉसिबल है कि अगर कल के दिन बोला था कि साइन हो जाएगी, तो आने वाले कुछ दिनों में तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगी, राइट? तो यहाँ पे कंसर्न वही है, ग्लोबल शिपिंग को लेकर, ऑयल के ट्रेड को लेकर, रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन अभी भी डिसएग्रीमेंट है। ये आप देख ही सकते हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 33 किलोमीटर का एक नैरो पॉइंट है, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी के बीच में, है ना? ये पूरे कंट्रीज़ जो है वो तेल एक्सपोर्ट करते हैं, और तेल जाने का यही रास्ता है। और मेजरली ये ईरान, अगर आप देखोगे ये ईरान है, तो ईरान के साथ में कंट्रोल है। इसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। जब ये मुद्दा हुआ था तब मैंने आपको काफ़ी डीप डाइव करके बताया था, है ना? यहाँ पे जो कनेक्शन है ये भी ओमान का बॉर्डर पॉइंट है, ये यूएई का बॉर्डर पॉइंट नहीं है। और 20% डिपेंडेंसी है ग्लोबल शिपिंग की, है ना? इंडिया, हम लोग सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करवाते हैं यहीं से ही। चाइना मेजर इम्पोर्टर है गल्फ ऑयल का। जापान डिपेंडेंट है यहाँ से, साउथ कोरिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी प्रपोज क्या हुआ है, एक तो ये प्रपोज हुआ है कि रीओपनिंग करी जाएगी हरमुज की, दूसरा टेंशन रिड्यूस करे जाएंगे, न्यूक्लियर टॉक बाद में करेंगे, असेट्स जो है वो ईरान ने बोला है कि जो हमारे फ्रीज कर दिए गए हैं उनको रिलीज किया जाए, और सैंक्शन से भी ईज करने के लिए बोला गया है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करी कमर्शियल वेसल की, जो कि यूएसए कई सारे उड़ा रहा है, राइट। तो फ्रोजन एसेट्स के ऊपर यूएस का स्टैंड है कि हम लोग इमीडिएटली कोई भी फंड नहीं देंगे, लेकिन ईरान थोड़ा फंड है जो कि चाह रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम लेटर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीमेंट की टाइमिंग जो है वो यूएसए बोल रहा है कि जल्दी साइन कर लेंगे, लेकिन ईरान बोल रहा है कि फाइनल डिटेल जो है वो अभी भी डिस्कशन के ऊपर है। हरमुज की बात करें, अभी यूएस चाह रहा है कि अभी के अभी ओपन कर दिया जाए, एक्सेस हो, और ईरान उसके बदले में गारंटी चाह रहा है। तो ये अभी कुछ पॉइंट्स है जो कि अटके हुए हैं। 2015 की जो डील थी जिसको जेसीपीओए कहते थे, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसके अंदर P5 प्लस जर्मनी, ये 6 कंट्रीज थे जिन्होंने मिलकर लिमिट किया था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 10 साल से ये लिमिट के ऊपर ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब से ट्रंप ने, जब तक ट्रंप नहीं आया था जब तक ये सही चल रहा था, सिर्फ 5% जो है उनके पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। जब से ट्रंप आया, डील को कैंसिल करी, ये बढ़ाते बढ़ाते अभी वो 90% तक पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट जो है छोटे न्यूक्लियर बनाने की कैपेसिटी इसने अचीव कर ली है। ये सारे कंट्रीज है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो है वो गल्फ से जो है, पर्शियन गल्फ से अटैच होते हैं। आगे बात करते हैं पेज नंबर 3। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है वो नेक्स्ट आर्मी चीफ है जो कि बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट आर्मी चीफ कब से कौन बनेगा। तो 30 जून को इफेक्टिवली आर्मी चीफ है जो कि डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी साहब है जो कि रिटायर हो रहे हैं सेम डे, और सेम डे ही यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल जो धीरज सेठ साहब है, धीरज सेठ, मिस्टर धीरज सेठ है, ये हमारे आर्मी के चीफ है जो कि बनने वाले हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 जून की डेट है, और इंडियन आर्मी है ना। 4 स्टार जनरल की रैंकिंग होती है, आप सबको मालूम है। प्रोफेशनल हेड होते हैं इंडियन आर्मी के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करेंगे, सीडीएस को, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर होता है। अच्छा, इनका कमीशनिंग हुई थी 1986 के अंदर नेशनल एनडीए के थ्रू। 40 साल इनको सर्विस में हो चुके हैं, और आर्म्ड वॉरफेयर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के अंदर इनका स्पेशलाइजेशन है जो कि माना जाता है। इन्होंने बहुत काम किया है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑपरेशनल कमांडिंग करी है रेजिमेंट, ब्रिगेड, कॉर्प्स को लेकर, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप के ऊपर काम किया, राइट। इसीलिए इनको अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया। ये सारे आपके हेडक्वार्टर्स हैं जो कि खैर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। नॉर्दर्न कमांड का कहाँ है, सदर्न कमांड का कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए, एक और चीज जो कि आपको अभी न्यूज में मिलेगी देखने को, पेज नंबर 8 पे, वो पीओके के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पीओके के अंदर प्रोटेस्ट किस बात को चल रहा है? क्या ये पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ये इंडिया में आना चाहते हैं, या ये मुद्दा एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जब हम लोग पीओके के बारे में बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। पास्ट से थोड़ा स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है आज के टाइम का, ये प्रेजेंट मैप है। हम हमारे एंगल से, वैसे हमारे व्यू पॉइंट से, और जो प्रॉपर बात है वो तो यही है, जो सही है, कि ये पूरा एरिया इंडिया का ही है, जम्मू कश्मीर का। लेकिन कई बार युद्ध होने की स्थिति के अंदर ऐसा हो गया कि कुछ कुछ एरिया हमारे यहाँ से चला गया। जैसे कि 2.5 लाख किलोमीटर के स्क्वायर में से आप ये मान के चलिए अभी 1 लाख सवा लाख के आसपास ही बचा है। 47 में हमने ये वाला एलओसी यहाँ पे खिंच गया, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यहाँ का एरिया को ये लोग आज़ाद कश्मीर बोलने लग गए। यहाँ पे भी अलग से इनकी गवर्नमेंट चलती है, पाकिस्तान सपोर्ट करता है। ये पीओके है जिसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये इंडिया का ही पार्ट था लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, ये कारगिल और ये सब, है ना। ये एरिया हमने 86 में ऑपरेशन मेघदूत करके ले लिया था, जिसको सियाचिन कहते हैं। ये एरिया हमने कंट्रोल कर रखा है मेजरली, इसलिए यहाँ पे कलर ये वाला है। ये एरिया जो थे शक्सगैम वैली है, जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। ये एरिया उनका था ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने गिफ्ट कर दिया। ये 62 की वॉर में चला गया, अक्साई चिन एरिया, है ना। ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में। ये एरिया भी हमारा ही था पूरा, 62 की वॉर में चला गया। ये एक्चुअल कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, अगर आप देखोगे पूरा मैप के अंदर, राइट। ये वाली कहानी, ये मैप कब का है? ये आज़ादी से पहले का है। अगर आप देखोगे उस टाइम पे, तो ये हैदराबाद था जो कि एनेक्स किया गया 48 के अंदर, दादरा नगर हवेली 54 के अंदर, दमन एंड दीव 61 में। तब देश आजाद हुआ था ना, तो आप सबको मालूम है ना, 562 प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि अलग कंट्री बनाने के लिए तैयार हो गए थे। आप सोचिए क्या दौर था और कितना मुश्किल था। पटेल साहब, मेनन साहब, नेहरू जी के लिए उस जमाने में इतने बड़े देश को, इतने सारी रियासतों को, साम दाम दंड भेद कुछ भी मिलाकर जो है वो एक देश बनाना बहुत खतरनाक काम है जो कि किया गया।
पाकिस्तान ईस्ट में था, वेस्ट वाला बांग्लादेश बनाया गया इंदिरा गांधी जी की मदद से 1971 में। सिक्किम मर्ज हुआ 1975 में आया। जूनागढ़ 48 के अंदर आया। जूनागढ़ भाई साहब तो वैसे ही पाकिस्तान के काफी सपोर्टिव थे, पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे, तो बाद में बीवी बच्चे छोड़ गए, बीवी भी छोड़ गए, कुत्ते वुत्ते लेके चले गए अपने, कुत्ते बिल्ली। तो ये जूनागढ़ के अंदर किंग जो था वो हिंदू थे और बाकी पॉपुलेशन वहाँ पे उल्टा था। श्रीनगर में जो है, जूनागढ़ में जो है वो, ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन किंग थे और हिंदू पॉपुलेशन थी। कश्मीर में उल्टा था। राइट, कश्मीर में हरि सिंह थे और वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादातर मुस्लिम की थी, तो दोनों में उल्टा था। राइट, ये पूरा का पूरा एनेक्स, ये कालत रीजन जो है ये पाकिस्तान ने एनेक्स किया, यहाँ पे ग्वादर पाकिस्तान ने एनेक्स किया। राइट, इस तरीके से पुडुचेरी 1954 में, गोवा 61 के अंदर कुछ इस तरीके से हुआ। ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये NJ9842 पॉइंट है। यहाँ पे नुब्रा वैली है, ये पूरा लद्दाख का पार्ट है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है। ये जोजिला हो गया, टनल हमारा जो अभी रिसेंटली बना है है ना, गिलगित बाल्टिस्तान, ये पूरा का पूरा एरिया है। ये शजगाम वैली है 1963 में जो इन्होंने गिफ्ट करी, तो ये पूरा का पूरा एरिया है। अच्छा, टोटल मिला के अगर आप देखोगे आज हमारे पास में 1 लाख किलोमीटर का है, 72,000 POK पाकिस्तान के पास, शजगाम वैली 5,000 जो गिफ्ट किया इन्होंने। तो कुल मिला के एक्साइड चेन और शजगाम मिला के 42,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चाइनीज कंट्रोल में है। और हमने जो जम्मू कश्मीर एरिया लॉस्ट टू पाकिस्तान एंड चाइना, 50% एरिया है जो कि हमने खो दिया। आप देखिए यहाँ पे 2.25 लाख किलोमीटर स्क्वायर का था और अभी 1,06,000 के आसपास है जो कि हमारे पास में है। अब इसका इतिहास में जब आप जाते हो तो सबसे पहले देखो क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो स्टैब्लिश हुआ था, जो ये स्टेट है जम्मू कश्मीर का, वो स्टैब्लिश हुआ था ट्रीटी ऑफ अमृतसर से बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी राजा गुलाब सिंह ऑफ जम्मू। गुलाब सिंह ने उस जमाने में कश्मीर वैली के 75 लाख रुपए दिए थे अंग्रेजों को, और इसको जम्मू एंड लद्दाख में इंटीग्रेट कर दिया था, तब जाके जम्मू एंड कश्मीर बना था। ये बात है 1846 की। ये सबसे पहली बात है। 1925 में हरि सिंह आ गए, किंग बन गए जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट के। 27 के अंदर हेरिडेटरी स्टेट सब्जेक्ट लॉ इनेक्ट कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। नॉन स्टेट सब्जेक्ट जो होंगे एम्प्लॉयमेंट के अंदर पब्लिक सर्विसेज में, और लैंड ओनरशिप जो है वो स्टेट को दे दी गई। 31 के अंदर यहाँ पे काफी बड़ा प्रोटेस्ट होने लग गया बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ द अब्दुल कादिर, है ना। तो उन्होंने मुस्लिम को ये प्रोवोक किया था कि भाई आप ऑपरेशन करो, आप रिसिस्ट, मतलब जो आपके खिलाफ गलत हो रहा है। उसके वजह से फायरिंग हो गई, लॉन्ग कम्युनियल इश्यूज हो गए, ब्रिटिश फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई, है ना। और उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला जो है वो बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर जो है वो उन मासस के बन के उभरे। 32 के अंदर ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को स्टैब्लिश किया गया ताकि कश्मीरी मुस्लिम्स के अधिकारों की चर्चा किया जा सके। आप सोचिए कैसा वक्त बदलता है, पहले कहा 1932 में कश्मीरी मुस्लिम्स की राइट्स की बात हो रही थी, फिर 1990 के बाद से अभी कश्मीरी पंडित के राइट्स की बात हो रही है। तो हमेशा क्या है कि 50 सालों में यहाँ पे राइट्स ऊपर नीचे जो है वो रहे हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि जम्मू जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रहा है। राइट, रूलर 1932 में इन्होंने महाराजा के चैलेंज को, रूल को चैलेंज किया, और बाद में फिर यही पॉलिटिकल पार्टी आज जिसको हम लोग एनसी कहते हैं वो बनी 1939 के अंदर, है ना। अच्छा, 13 में महाराजा ने भी एक कमिश्नर बना दिया और बोला कि चलो ठीक है, मुस्लिम के जो डिमांड क्या है वो पता करते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है गवर्नमेंट सर्विसेज में, है ना। और फिर कश्मीरी पंडित को इशू हो गया वहां पे, उन्होंने एक ब्रेड मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया ताकि जो ग्लेंसी की जो रिकमेंडेशन थी, है ना, मुस्लिम्स की डिमांड वो पूरी ना की जा सके उसके अपोजिशन के अंदर। 34 के अंदर महाराजा ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, लेकिन कोई ज्यादा पावर नहीं थी। 39 के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को प्रॉपर्ली रीनेम करके नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, 39 में बनाया गया, और फिर वो देश के मूवमेंट के साथ में भी जुड़ गई, है ना। 39 में ऐसा हुआ कि महाराजा ने जम्मू एंड कश्मीर एक्ट बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना दिया, और इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोनों ही इनएडुकेट थी। 40 में लाहौर का रिजोल्यूशन पास हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, और उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करी जहां जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है। 43 के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव किया गया, ओके, ताकि शेख अब्दुल्ला को क्या कर सके, काउंटर फोर्स कर सके। अच्छा, शेख अब्दुल्ला को जो है उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट मिल रहा था कांग्रेस से भी, तो इसीलिए जिन्ना ने सोचा, या जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उन्होंने सोचा कि हमें भी इनके इसके शेख अब्दुल्ला की पार्टी के खिलाफ जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करना पड़ेगा और अलाइन करना पड़ेगा मुस्लिम लीग के साथ में। 44 में फिर जिन्ना पहुंच गए वहां पे श्रीनगर, उन्होंने भी जो है वो किया, ठीक है, काफी स्टेटमेंट्स दिए जिससे शेख अब्दुल्ला और जिन्ना के बीच में भी काफी इश्यूज आ गए। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक स्लोगन दिया 1944 में जिसका नाम दिया गया नया कॉन्फ्रेंस, नया कश्मीर, जिसमें डेमोक्रेटिक राइट, सेल्फ गवर्नेंस, लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। राइट, उसके बाद में इन्होंने पैम्पलेट बांटे,
45 के अंदर फिर जब मुस्लिम 44 में जब पता लग गया कि शेख अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा बड़े लीडर बन रहे हैं, इनकी नई नया कश्मीर का जो मैनिफेस्टो बड़ा फेमस हो रहा है, तो 45 के अंदर क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नया पैम्पलेट डालना चालू किया, इसने सॉरी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, आज़ाद कश्मीर नाम से। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ पे नया कश्मीर की बात करी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि मुस्लिम लीग के साथ काम कर रही थी, उसने आज़ाद कश्मीर का मैनिफेस्टो जो है वो बाँटना चालू कर दिया, राइट? आज़ाद कश्मीर, वो नया कश्मीर, वो आज़ाद कश्मीर। फिर 46 के अंदर शेख अब्दुल्ला ने क्विट क्वाइट कश्मीर नाम का मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया, जैसे कि इंडिया में हुआ था, है ना? क्विट इंडिया मूवमेंट था, वैसे इन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और डोगरा रूलर्स के एंड की बात करी, राजा की, और है ना? प्लेबिसाइड करवाने की बात करी कश्मीर के फ्यूचर के लिए, और बाद में इसी बात पर उनको जेल डाल दिया गया, मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ओके, और 46 के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया आज़ाद कश्मीर रिजोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इन्होंने भी ये डिमांड करी कि भाई डेमोक्रेटिक यहाँ पे जो डोगरास का जो रूल है उसको बंद कर दिया जाएगा। 47 में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हो गया, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 47 में अप्रूवल दे दिया कि भाई इंडिपेंडेंट पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ में बना लिया जाए। यहीं पर ही पाकिस्तान को मौका मिल गया कि वो क्या करेगा, कश्मीर पे अटैक करेगा, और पाकिस्तान को पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को बना दिया गया, और फिर आपको उसके बाद में स्टोरी मालूम ही है, उन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। हरि सिंह गए माउंटबेटन के पास, माउंटबेटन ने भेज दिया नेहरू जी के पास, नेहरू जी ने बोल दिया कि मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम फोर्स है जो कि भेजेंगे। साइन किया, कश्मीर इंडिया में आया और इंडिया ने हेल्प करी, और वहाँ पे पूरी जो भी वहाँ पे ट्राइब्स थे, जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उन सबको पीछे विथड्रॉ करवा दिया। ठीक है? अभी यहाँ पे पीओके वाले एरिया में हो क्या रहा है? अच्छा, हमने तो खैर पूरा ही विथड्रॉ करवा दिया था, लेकिन वही वाली बात है, यूएन के ऑर्डर आ गए थे, यूएन के सैंक्शन आ गए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे सीज़ फायर करवा दिया। सीज़ फायर में जितना एरिया जिसके पास रह गया वो रह गया था, है ना? हमने भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं मारा पीओके के लिए, क्योंकि ये पूरा एरिया माउंटेनियस एरिया है, बहुत ज़्यादा कोई रिसोर्सेज़ यहाँ पे है नहीं, तो हमने भी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाथ-पैर नहीं मारे। आज उस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आती है, लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम पे तो ये जो सियाचिन वाला एरिया है, ये तो बहुत सालों तक अनटच रहा था, है ना? खैर, तो यहाँ पे अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी करके एक ग्रुप बना है। ये ग्रुप जो है वो 2023 के अंदर ही बना है ना? ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इनके लोकल इश्यूज़ की वज़ह से कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस की वज़ह से, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इश्यू, एंटी गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर कई सारे यूके की जो असेंबली है ना, इसके अंदर कुछ सीटें रिजर्व्ड रिफ्यूजी के लिए रखी हुई है। रिफ्यूजी वो है जो यहाँ पे रहते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके फोर्सेस हैं। उसकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा क्लैशेस हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस आई, इंटरनेट बंद दिया कर दिया, डिप्लॉय कर दिए गए ट्रूप्स पाकिस्तान के द्वारा। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, गेहूं के प्राइस बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो है वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं, जबकि ये लोगों के पास तो हाइड्रो पावर बनता बनाते हैं यहाँ पे ये लोग, है ना? मंगला पावर प्लांट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इन्हीं को बहुत महंगी मिलती है, राइट? तो यहाँ पे मंगला डैम है जो कि पीओके के अंदर है, उसके बाद में भी इन लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर झेलम रिवर के ऊपर है, लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है। यहाँ की असेंबली के अंदर टोटल 53 सीटें हैं, 33 तो डायरेक्टली इलेक्ट होती है और 12 रिफ्यूजी के लिए है, और 8 अदर रिजर्व्ड है। तो ये जो रिफ्यूजी वाली सीट्स है ना, इसको हटाने की भी डिमांड है जो कि करी गई, जो कि ये नहीं हटा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना? क्योंकि सीट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था कि सीट को अबॉलिश नहीं किया जा सकता, एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से ऐसा नहीं होगा। तो ये मेजर इवेंट है जो कि अभी यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम हुई कि जब इन्होंने मार्च में प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, एंटी टेरर लॉ यहाँ पे लगा दिया गया। जो लीडर्स थे उसके ऊपर वो भी कर दिया गया, इनाम भी रख दिया गया। फिर पुलिस और प्रोटेस्टर में बहुत क्लैश हो गए, स्ट्राइक्स हो गई, ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट हो गया, और इंटरनेट है जो कि अभी कुछ टाइम पहले बंद कर दिया गया। ये पूरा का पूरा इश्यू है। इंटरनेशनली भी काफ़ी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ आ रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बोला है ना? स्ट्रैटेजिकली आज के टाइम पे पीओके काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि चाइना इसको बड़ा यूज़ कर रहा है। चाइना ने इस पूरे एरिया को पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए यूज़ कर लिया, राइट? वाटर रिसोर्सेज भी हैं, सिक्योरिटी इसमें क्रिटिकल हिमालय का रीजन है ना? तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये था पूरा कल का न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो सबसे पहले तो बात करेंगे इंडिया और फ्रांस के बीच में, क्योंकि मोदी जी पहुंच चुके हैं फ्रांस। अभी कुछ दिन ही रुके थे, अभी वापस से चल पड़े हैं। अभी इसके अलावा यहाँ पर वही ईरान और यूएस के क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे ओमान के अंदर इंजन फेलियर में जो इंडियन सेलर वेसल सिंक हो गया था, लेकिन अच्छी बात है क्रू को बचा लिया गया। यहाँ पे आप देखिए, तो एक भारत इनोवेट 2026 है जो कि इनॉग्रेट करने की बात की जा रही है, राइट? ये सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में हुए हैं, आपको ध्यान रखने हैं।
कैसे, कौन-कौन से? इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030, इंडिया फ्रांस एआई वर्किंग ग्रुप, एरोनॉटिक्स को लेकर कानपुर में सेटअप किया जाएगा, यूपीआई लॉन्च किया जाएगा वहाँ पे, 10 स्टार्टअप में हेल्प करेगा पेरिस के अंदर फ्रांस। वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ का जो है वो भी आपस में डिजिटल साइंस के ऊपर काम करेंगे। इनोवेशन एंड कल्चर इस्टेब्लिशमेंट करेंगे ICCR इंडिया चेयर एआई के ऊपर। मेडिकल रिसर्च पे काम करेंगे, डबल करेंगे बायलैटरल ट्रेड को नेक्स्ट 5 साल के अंदर। इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर डायलॉग करेंगे। रेलवे और हाई स्पीड रेलवे के ऊपर मदद करेगा फ्रांस हमें। और जनरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट होगा और लेटर ऑफ इंटेंट इसरो और वहाँ की जो स्पेस एजेंसी दोनों के बीच में माइक्रोग्रेविटी रिसर्च और ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर साइन किया जाएगा। तो ये सारे के सारे की आउटकम है जो कि रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने बोला है कि वो न्यूक्लियर रिसर्च में भी मदद करेगा, न्यूक्लियर सेक्टर में भी। शांति एक्ट जो है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, तो वहाँ पर भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जो कि वो बनाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क में इंडिया में यूनिवर्सिटी सेटअप करेगा। फ्रांस ने भारत के वीजा के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट इंप्लीमेंटेशन है जो कि इंडियंस के लिए फ्रांस के एयरपोर्ट पे किया है, तो उसको काफी अप्रिशिएट किया गया। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि मिलकर करेंगे। राइट, ये सब चीजें हैं जो कि दोनों के बीच में हुई है ना। इससे पहले शांति, वरुण, गरुड़ ये सब एक्सरसाइज भी करते हैं। राफेल, स्कॉर्पियन, सबमरीन फ्लाई, ये सब हमने फ्रांस से है जो कि ली है। जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर फ्रांस की कंपनी काम कर रही है। हमारे गगनयान के अंदर भी इन्होंने मदद किया है, क्लाइमेट मॉनिटरिंग, मैरीटाइम सर्विलियंस, उसके अंदर भी इंडिया और फ्रांस ने मिलकर सोलर अलायंस लॉन्च किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। राइट, ये सब चीजें। अच्छा, पेज नंबर 4 के ऊपर आर्टिकल है जो कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को लेकर है। यहाँ पे आप देखिए यूनिफॉर्म है जो कि हमने चेंज कर दी है। जो ब्रिटिश टाइम की जो हमारी यूनिफॉर्म थी ना, कॉलोनियल एरा की प्रैक्टिसेस, वो सब हमने अडॉप्ट करना बंद कर दिया है। पॉलिसी का नाम है आर्मी यूनिफॉर्म पैम्पलेट 2026, मॉडर्नाइजेशन करना, सिंप्लीफाई और जो कॉलोनियल एरा के जो प्रैक्टिसेस है उनको हटाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इंडियन हमने इसको इंडियनाइजेशन है जो कि मिलिट्री ट्रेडिशन एंड सिंबल्स का किया है, ताकि इंडिया की आइडेंटिटी हमारे मिलिट्री में देख सके, हम लोग यूके की आइडेंटिटी ना देख सके, जो कि आपको मालूम ही है बहुत सारी चीजों के अंदर है ना। कॉलोनियल लेगेसी को रिमूव करना पहला हमारा टारगेट था। कस्टम प्रैक्टिसेस ड्रेस को यूनिफॉर्मिटी लेके आए, इजी बना दें, प्रैक्टिकलिटी एनहेंस करें और हमारे इंडिजिनियस आइडेंटिटी को मेंटेन करें, ये सारे पॉलिसी को लेकर इंट्रोड्यूस किया गया। नंबरिंग सिस्टम पहले अलग-अलग थे, वो सबको सेम कर दिए गए, है ना? क्रॉस सर्विस रेफरेंसेस बड़े मुश्किल होते थे देखने में। इसके अलावा सेरेमनी की ड्रेस, वर्किंग ड्रेस, मेस की, कॉम्बैट की ड्रेस, ये सब जो है वो हमने सिंप्लीफाई करी है। बंडी जैकेट भी इंक्लूड करी है, ट्रेडिशनल फॉर्मल सिविल अटायर के तौर पे थी पहले। इसको ऐड करी है हमने, पहले के अभी ऐड करी है हमने इसको। जो पूछ बेल्ट पहले यूज किया करते थे, इसको हमने रिमूव कर दिया है, ये जरूरी नहीं था तो उसने हटा दिया है। शॉर्ट कैरिंग जो था इसको हमने ऑप्शनल बना दिया, पहले मैंडेटरी हुआ करता था। रिव्यूइंग ऑफिसर को जनरली शॉर्ट जो है ना तलवार कैरी करते थे, अभी हमने उसको ऑप्शनल बना दिया है। रॉयल और सिमिलर लेगेसी के जो रेफरेंसेस हैं वो हमने हटा दिए हैं, डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। ब्रिटिश एरा के नॉर्मन कल्चर हटा दिए हैं और ड्रेस का पैटर्न जो है वो भी हम धीरे धीरे फेज आउट है जो कि कर रहे हैं। तो देश की आज़ादी के बाद हमने कई सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रोवाइज़ करी है। ब्रिटिश क्राउन का जो इंसिग्निया था वो हमने हटाया देश की आज़ादी के बाद। किंग का कमीशन सिस्टम अबॉलिश कर दिया। नेवी का इंसाइन, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, बीटिंग रिट्रीट इनको इंडियनाइजेशन कर दिया गया। मिलिट्री के एजुकेशन में रिफॉर्म लाया गया। तो ये सारी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमने रिसेंटली करी है। अच्छा, ये एक और है जो कि ब्राज़ील के अंदर डेथ हो गई इंडिया की डेंगू वैक्सीन में यूज करके, जिसका नाम है डेंगियोल। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी चर्चा होती है इन सब चीज़ों के बारे में और हमारे साइंस में भी सवाल बनते हैं। तो अभी जो वैक्सीन जो कि फेमस चल रही है वो डेंगोल है। ये पनाशिया बायोटेक करके इंडिया की कंपनी है, उन्होंने बनाई है। हज़ारों लोगों पे यूज़ करी गई और 0.0008% लोगों की डेथ है जो कि हुई है। तो डेथ रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी 50,000 लोगों ने यूज़ किया और 40 लोगों के इश्यू हो गए, 2-4 लोगों की डेथ हो गई। तो ये भी अपने आप में कंसर्न माना जाता है, राइट? तो ब्राज़ील के अंदर डेंगू वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है और यहाँ पे बुटानटेन डीवी है ना? तो ये यहाँ पर यूज़ करी जा रही है एक्चुअली में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डेंगोल, ये इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करी जा रही है ना? तो अब यहाँ पर वही बात है कि इंडिया में इसका कितना ज़्यादा यूटिलाइज़ेशन होगा। 4 स्टेरियोटाइप्स होते हैं डेंगू के, उन सबके खिलाफ ये काम करती है। इंडिया में फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं।
मास वैक्सीनेशन डेंगू की जो है वो आने वाले 1 साल के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पैनेशिया बायोटेक ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो यूएस है उसके साथ में मिलकर है जो कि इस वैक्सीन को बनाया है। फीमेल एंडिस मॉस्किटो के जो है वो आपको मालूम ही है, एंडेस एंजेप्टी है, इस ये स्पीशीज है जो कि आपके डेंगू करती है ना? और मॉस्किटो का बहुत बड़ा बर्डन है पूरी दुनिया में डेंगू को लेकर, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत इश्यूज आते हैं अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में तो बारिश के टाइम पे। तो प्रॉब्लम क्या होती है डेंगू वैक्सीन का डेवलपमेंट का कि 2 प्रकार के स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स बनाती है। एक तो लॉन्ग लास्टिंग हाइली प्रोटेक्टिव और एक क्रॉस रिएक्टिव एंटीबायोटिक्स। मल्टीपल स्टेरियोटाइप्स के खिलाफ काम करना चाहिए। तो इस वजह से क्या है कि डेंगू वैक्सीन को बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जब डेंगू वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है ना तो 2 प्रकार के एंटीबायोटिक्स डेवलप होते हैं। एक तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक और एक क्रॉस रिएक्टिव एंटीबायोटिक्स। दोनों के खिलाफ वैक्सीन को काम करना है। ब्राज़ील में जो यूज़ करी गई है वैक्सीन उसका नाम है बुटेंटन डीवी। ये 5 लाख लोगों पे यूज़ करी गई, 42 लोगों के एडवर्स इफ़ेक्ट है और जो कि 0.008% है। हालाँकि 2 लोगों की डेथ हो गई इसमें। लेकिन अब इनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 2 की हुई है तो इंडिया में तो आप समझ ही सकते हो ना, ये तो 5 लाख की, इंडिया में तो 5 करोड़ 50 करोड़ लोगों को दी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बात करी जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो डेथ हुई है ब्राज़ील के अंदर, ये कंसर्न रेज़ कर रहा है इंडिया की डेंगू वैक्सीन डेंगी-ऑल को लेकर। ऐसा नहीं है कि डेंगी-ऑल ब्राज़ील में यूज़ करी गई है और वहाँ पे लोगों की डेथ हो गई है, नहीं। वहाँ पे उनका खुद का वैक्सीन यूज़ हुआ, इम्पैक्ट हुआ। अब हम लोग इसको कोरिलेट कर रहे हैं इंडिया के कैंपेन से। ये 2 अलग-अलग बातें हैं, तो वो हमारे लिए रिसर्च करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है ना? ये यहाँ पे एनआईएच की टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, हमने भी वही यूज़ करी है एक्चुअली में। हम भी चारों स्टेरियोटाइप के खिलाफ काम कर रहे हैं, बाकी काफ़ी सिमिलर है मतलब। इसी वजह से हमारे यहाँ पर भी इश्यू है। एक डेंगवैक्सिया करके है, सुनोफी फ्रांस ने बनाई है और एक डेंगा करके है, ये जापान ने बनाई है। बुटेंटेन ब्राज़ील की है और इंडिया की डेंगॉल है, पैनेशिया बायोटेक ने बनाई है। नेक्स्ट है पेज नंबर 9 जहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। अभी जो स्पेसएक्स की कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना, वो 2 ट्रिलियन से ऊपर चली गई है। हमने कल परसों पढ़ा भी था। याद है आपको? $75 बिलियन का आईपीओ आया इनका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। ओके। जितने शेयर इन्होंने बाँटे हैं ना, उतने उसके 3 से 4 गुना ज़्यादा बाँटे हैं, राइट? जितने अरामको ने बाँटे थे। तो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ ये कंपनी में ये लिस्ट हुआ है, नैस्डैक के अंदर लिस्ट हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्पेसएक्स जो कंपनी है ना आज के टाइम पे, ये दुनिया के 157 कंट्रीज़ के जीडीपी से बड़ी कंट्री है, जीडीपी से बड़ी है। मतलब आप सोचिए, दुनिया के 157 देशों की जो जीडीपी है, 2 ट्रिलियन से नीचे ही है। उससे ज़्यादा बड़ी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स बन चुकी है। अच्छा, इंडियन इकोनॉमी सिर्फ 1.8 टाइम ज़्यादा बड़ी है स्पेसएक्स से। आप सोचिए, 150 करोड़ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, राइट? और इस कंपनी के अंदर हार्डली कोई 10,000 लोग काम कर रहे होंगे। स्पेसएक्स में बहुत ज़्यादा बता दिया अभी मैंने। सोचिए आप, 150 करोड़ और 10,000 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई स्पेसएक्स जो कि इंडियन इकोनॉमी की 50% है। सोचिए आप, खतरनाक, ठीक है? चलिए, तो 5 रिचेस्ट पर्सन ये देखिए, इलॉन मस्क की नेटवर्थ देखिए कैसे गोली की तरह ऊपर गई है और 4 गुना ज़्यादा शेयर है जो कि अरामको से स्पेसएक्स ने बाँटे हैं। 25 साल के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ है ये। 10 बिगेस्ट आईपीओ जो इंडिया में आए ना, वो 1/10 भी ऐड नहीं कर पाए, जितना कि $75 बिलियन रेज़ करने के बाद इलॉन मस्क की कंपनी ने ऐड ऑन किया है। मतलब हुंडई का सबसे बड़ा आईपीओ रहा भारत में, फिर एलआईसी का रहा, फिर वन नाइन कम्युनिकेशन, पेटीएम, वोडाफोन, टाटा कैपिटल, कोल इंडिया, ये सब। लेकिन इंडिया के आईपीओ में कभी कोई दम ही नहीं रहा क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन कोई भी कंपनी नहीं है, कंज्यूमर बेस्ड है। यहाँ पे देखिए दुनिया की टॉप कंपनीज में एनवीडिया 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। ये तीनों कंपनी जो है यूएस की, एनवीडिया, अल्फाबेट और एप्पल, ये तीनों भारत की जीडीपी से बड़ी है। एप्पल कंपनी, अल्फाबेट और एनवीडिया, इनका रेवेन्यू देखिए $200 बिलियन का रेवेन्यू। ठीक है, अल्फाबेट $400 बिलियन का, एप्पल $400 बिलियन का रेवेन्यू, प्रॉफिट देखिए $100 बिलियन के तो इनके। तो दुनिया की 5 बड़ी कंपनी में एनवीडिया, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल हो गया, यानी कि एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है, उसके बाद में स्पेसएक्स है, राइट? और स्पेसएक्स अभी लॉसेस में है लेकिन ठीक है, खैर कोई बड़े लॉसेस नहीं है, ये तो रिकवर हो जाएँगे कभी भी जब चाहेंगे। राइट, तो ये था आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन। वेस्ट बंगाल के पेपर का जो पेपर हुआ था एक बार वो भी देख लेते हैं। वेस्ट ये कल कब हुआ है? ये 14 तारीख को हुआ है, ये 14 जून को ये पेपर है जो कि कंडक्ट करवाया गया। तो ये बच्चे ने भेजे हैं।
अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। देखिए 26-27 का सेंसस जो है वो इंडिया का क्या कौन सा फर्स्ट सेंसस है, ये सवाल पूछा गया। आप सबको मालूम ही है ये डिजिटल सेंसस था पहला भारत का। 2026 को कौन सा ईयर जो है वो घोषित किया गया, ये हमने पहले पढ़ा भी था। फार्मर्स को लेकर था, लेकिन स्पेशली वुमेन फार्मर को लेकर है ये। फिनलैंड ने एक परमानेंट डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी बनाई है न्यूक्लियर फ्यूल को स्पेंड करने के लिए। तो ये कहाँ पर है? ये तो फिनलैंड ने बनाई है, और फिनलैंड के अंदर ही एक पावर प्लांट है यहाँ पे। इसको बोलते हैं ऑल्की करके कुछ है यार, पूरा नाम मेरे को भी ध्यान नहीं है। गॉडल ट्रॉ ये हाईवे का प्रोजेक्ट है, आप सबको मालूम ही है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट। बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता को कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नेवर अलोन एआई असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऐप, ये किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी थी डीआरडीओ ने। व्हीकल करेंसी किसको बोलते हैं? ये डॉलर को कहते हैं व्हीकल करेंसी, है ना। निफा वायरस एनिमल कौन सा ये? निफा वायरस क्या, जितने भी इस तरीके के वायरस है सारे के सारे बैट्स ही हैं जो कि इसमें माने जाते हैं। नेचुरल इसके रिजर्वायर। कौन से दो देशों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर वोट किया? वोटेड, विटो किया था। कौन से दो देशों ने विटो किया? अच्छा, तो विटो कौन करेगा? यूएस के खिलाफ हमेशा रशिया और चाइना। बहुत ही सिंपल। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड को डिक्लेयर किया गया कौन सी साइड? तो ये रामसर साइड ही है, आजकल 100 हो चुकी है। तो कोई भी साइड पूछे तो रामसर लगा दो। पीआईएल किसको लेकर है? ये कौन सा एक्टिविज्म माना जाता है? कॉन्सेप्ट, ये है जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। कौन सा अमेरिकन प्रोविंस स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिवाली एज ए स्टेट हॉलिडे? दिवाली किया था किसने? न्यूयॉर्क ने। ये हमने पढ़ा भी था। 3 अफ्रीकन कंट्रीज जिसने विड्रॉ कर लिया है आईसीसी से, ऊपर वाले कंट्रीज थे निगर, एक माली था, और एक पता नहीं कौन सा है। शांति एक्ट अभी हमने पढ़ाई था, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, है ना, छोटे छोटे स्मॉल रिएक्टर लगाने को लेकर। अच्छा ये देखिए ये भी हमने पढ़ा था, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, ये किसने? ये सोनम वांगचुक जो है उनकी वाइफ है गीतांजलि वांगचुक। गीतांजलि ओगमे, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी है। ठीक है। तो आई डोंट नो ऑप्शन के अंदर गीतांजलि का नाम था कि नहीं था। अगर गीतांजलि का है तो वो आंसर होगा, वरना सोनम वांगचुक का आंसर होगा। अच्छा, इंडिया इज ऑफिशियली सेट इज नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट, है ना। 2070 का टारगेट का है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म, बच्चों वाला क्वेश्चन। कार्तिकी गोंजाल्वे गुनित मोंगा, ये सब आपको मालूम ही है। द एलिफेंट विस्पर के लिए इनको डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड मिला। फर्स्ट कंट्री जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया था, आप सबको मालूम ही है, वो रशिया था। एचपीवी वैक्सीन कैंपेन, कौन सा कैंसर? सर्वाइकल कैंसर, ये भी हमने कई बार पढ़ चुके हैं। सनराइज सेक्टर कौन सा नहीं है? तो सनराइज सेक्टर यार देखो, जो आज के टाइम के जो सेक्टर है ना, जो ग्रो कर रहे हैं उनको सनराइज कहते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, नए दौर के ऊपर है, जेनजीज वाले सेक्टर, है ना। तो आई डोंट नो इसमें कौन सा ऑप्शन था, तो खैर तो पता नहीं। 7 जज बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डिलीवर किया कौन से केस में? तो कौन सा केस था? एडीआर का केस था ना, वही है, एडीआर ही लड़ता है यार ये सारे केस हमेशा। तो एडीआर का केस था ये। कौन सा स्टेटमेंट, ये पता नहीं, ये भी पता नहीं। दीपा बास्ती वॉन 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर ट्रांसलेशन विच बुक? अच्छा, ये किताब कौन सी थी? ये थी हार्ट लैम्प करके, ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए। और हमडिंगर का मतलब है समवन और समथिंग रिमार्केबल, जब आपको रिमार्केबल अचीवमेंट, फिनोमिनल अचीवमेंट करते हो उसको कहते हैं। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। उमंग मैगजीन आप ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके, एप्लीकेशन पे जाके, वीकली मंथली आपको ई मैगजीन मिलेगी, बहुत ही अच्छी। चलिए गाइस, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। कल वापस मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, थैंक यू।